A very good morning to all of you guys who watch this video on YouTube platform. Actually, introducing myself, myself Manas Ranjan Sahu. I belong to the Odisha state. I am a state government job holder under Odisha government, right? So teaching is my hobby and passion. So to pursue this hobby and passion, I recorded this video during the leisure period in my official duties and or after completion of my official duties. So this is my first video on the YouTube platform. इस वीडियो में हम जो CBSE क्लास के बच्चे हैं उनका जो 10th स्टैंडर्ड का जो सिलेबस है, जो टॉपिक बाई टॉपिक, उसको हम डिस्कस करेंगे। वो पावर पॉइंट स्लाइड के माध्यम में और बाई एडिंग द केस स्टडीज, राइट। हर एक कंसेप्ट को बारीकी से केस बाई केस स्टडीज ऐड करके उनको पावर पॉइंट के जरिए हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो जो पहला सब्जेक्ट है सीबीएसई बच्चों के लिए, मैं इकोनॉमिक्स चूज किया हूँ। वो जो उनका चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसका जो सोशल साइंस में एक इकोनॉमिक्स का पर्सन रहता है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो उनका जो पहला चैप्टर है वो है डेवलपमेंट। गाइज, मैं इकोनॉमिक्स चैप्टर इसलिए चुना क्योंकि उसका इकोनॉमिक्स ऐसा एक सब्जेक्ट है जिसका लाइफ में यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट भी बहुत इजी रहता है, लेकिन बच्चे क्या उसको ज़्यादा ध्यान नहीं देते, राइट। तो बच्चे बस रट्टा मार के चले जाते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स ऐसा एक सब्जेक्ट है जिसका प्रिंसिपल का अप्लाई आप हर एक फील्ड में लाइफ में कर सकते हैं और उसका यूटिलिटी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो इकोनॉमिक्स से शुरुआत करते हैं, वन बाय वन हर एक सब्जेक्ट को बारीकी से ऑब्जर्व करेंगे, राइट। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा जो पहला चैप्टर है उसका नाम है डेवलपमेंट। यहाँ जो इकोनॉमिक साइंस में डेवलपमेंट के बारे में बात हो रही है, उसका जो डेफिनेशन है इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। तो इस चैप्टर में हम इकोनॉमिकल डेवलपमेंट क्या है और उसका मतलब क्या है और उसका जो इंडिकेटर कौन कौन के पैरामीटर के जरिए इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को मेजर किया जाता है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। सो डेवलपमेंट के जो चैप्टर पढ़ने से पहले हमें पहले उसका डेफिनेशन जानना बहुत जरूरी है। उसका जो डेफिनेशन है, द प्रोसेस इन विच समवन और समथिंग ग्रोज और चेंजेस और बिकम मोर एडवांस। इसका मतलब है ऐसे एक प्रक्रिया जिसके जरिए एक आदमी या कंट्री का इकोनॉमिकल जो लाइफस्टाइल है, इकोनॉमिकल वेलबींग है, उससे बेहतरीन जो परफॉर्मेंस होने को उसका इकोनॉमिकल डेवलपमेंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, एक आदमी जो 10 साल पहले बहुत गरीब था, लेकिन उसके कड़ी मेहनत करके या फिर उसके जो बच्चे जो है वो अच्छे स्टडी करके या कोई बिजनेस करके वो ऐसा इनकम जनरेट करता है जिसके जरिए वो एक बेहतरीन लाइफस्टाइल जी रहे हैं और जो लाइफ के जो बेसिक नेसेसिटी है उसको अफोर्ड कर पा रहे हैं। तो उस सेंस को हम जो इंक्रीज देखते हैं, जो पर कैपिटा इनकम का जो इंक्रीज देखते हैं, उस सेंस से उसको इकोनॉमिकल डेवलपमेंट बोलते हैं, राइट। तो कंट्री के सेंस में भी जब एक कंट्री का जो पर कैपिटा इनकम है, आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो अफ्रीकन कंट्रीज है उनका पर कैपिटा इनकम बहुत लो रहता है, राइट। लेकिन जो हमारे जो यूरोपियन कंट्रीज है, यूएसए है, चाइना है, उनका पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा रहता है, वो उसको डेवलप्ड कंट्रीज बोलते हैं, राइट। तो पर कैपिटा इनकम एक कंट्री का जो पॉपुलेशन है उनका जब पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होता है ईयर बाय ईयर को, उस सेंस को भी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट बोलते हैं, राइट। और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट इस मायने में बोल सकते हैं जब एक कंट्री का जो पॉपुलेशन है वो बेसिक नेसेसिटी जो है, फूड है, शेल्टर है, क्लॉथिंग है, उसको इजीली अफोर्ड कर सकता है। तो मेजॉरिटी पॉपुलेशन जब अफोर्ड कर पाता है
तो हम उस कंट्री को इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्री मानते हैं। आप एग्जांपल ले सकते हैं, जो अफ्रीकन कंट्रीज है उसका मेजॉरिटी पॉपुलेशन के पास अभी भी जो बेसिक नेसेसिटी है वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो यूएस है, यूरोपियन कंट्रीज है, उनका जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन वो बेसिक नेसेसिटी को अफोर्ड कर पाता है, राइट। तो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट जो कंट्री वाइज एक होता है, हम क्लासिफाई करते हैं, राइट। और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट इंडिविजुअल की केस में भी हम मेजर कर सकते हैं, राइट। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे, एक केस स्टडी में अटैच किया हूँ जिसके जरिए हम देखेंगे सिंगापुर एक कंट्री है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, उसका डेवलपमेंट में उसका जो डेवलपमेंट प्रोसेस है, आप देख के हैरान रह जाओगे। वो एक कॉलोनियल स्टेट था, उनका जो पर कैपिटा इनकम बहुत लोअर था, लेकिन एक आपकी नॉलेज के लिए मैं बताऊं, जो पर कैपिटा इनकम है जिसके बारे में मैं बहुत बार बोल रहा था, पर कैपिटा इनकम का मतलब यही है कि हर एक कंट्री में हर एक इंडिविजुअल कितना पैसा कमा रहा है, इनकम जनरेटेड बाय ए पर्सन ड्यूरिंग ए सिंगल फाइनेंशियल ईयर, उसको पर कैपिटा इनकम बोलते हैं, राइट। तो हम जो प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया है इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के बारे में, तो उसको समझने के लिए मैं एक स्लाइड अटैच किया हूँ जो केस स्टडी ऑफ सिंगापुर का बेस है। एक सिंगापुर एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, लेकिन उसका जो डेवलपमेंट का जो पाथ है वो बहुत बेहतरीन है, राइट। उसको आप देखोगे तो हैरान रह जाओगे, राइट। तो ये सिंगापुर एक कॉलोनियल रूल स्टेट था, वो एक ब्रिटिश के रूल्ड स्टेट था, लेकिन उसका जो डेवलपमेंट पाथ आप कंपेयर करोगे 1960s के दौर का और अब के दौर का, आप हैरान रह जाओगे, राइट। मैं वो वीडियो आपके जरिए प्ले कर रहा हूँ, राइट। तो आप देखिए, बहुत आपको हैरान होगा। तो एक कंट्री का डेवलपमेंट कैसा हो सकता है, राइट। ये देखिए सिंगापुर, वो जो है 1960 का दौर, जब इनिशियली वो कॉलोनियल फ्री हुए थे, ब्रिटिश उनको छोड़ के गए थे, उसका जो डेवलपमेंट, अब इनका डेवलपमेंट देखिए। उसको क्यों एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बोला जा रहा है, राइट। और जो हर एक आदमी वो सिंगापुर जाना चाहता है, वो शायद अभी करंट ईयर, पिछला साल या अभी, उसका जो पर कैपिटा इनकम का जो इंडेक्स है उनका वर्ल्ड में फर्स्ट और सेकंड में आया था, उनका जो रैंकिंग, राइट। हर एक जो मेजर बड़ी बड़ी इंटरनेशनल ब्रांड है उनका हेडक्वार्टर सिंगापुर में है। तो किस तरह का डेवलपमेंट देखो क्या था 1960 से, जब ब्रिटिश उनको छोड़ के गए थे, और अब तो डेवलपमेंट का यदि आप आपके लाइफ में भी डेवलपमेंट को एक फोकस के जरिए, आप गोल के जरिए ले सकते हो, तो आप कहाँ पहुँच सकते हो, मतलब कहाँ रीच कर सकते हो, तो आप इस वीडियो के जरिए आप देखना, राइट। देखिए कैसे बड़ा होटल है, मतलब क्या डेवलपमेंट नजर है, आप बिलीव कर सकते हो। जो 1916 में मैं दिखाया था वो अभी का सिचुएशन है। सिंगापुर मोस्ट अट्रैक्टेड टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, राइट। तो लेट्स गो टू द 4 नंबर स्लाइड, which is about the development goal of different categories of person, right। तो हमने जो पहले स्लाइड में जो डिस्कस किया था, व्हाट इज डेवलपमेंट एंड द इकोनॉमिकल डेवलपमेंट जो सिंगापुर का है, उसको भी देखा था। तो अब ये स्लाइड है डेवलपमेंटल गोल्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पर्सन, राइट। डेवलपमेंट, ये स्लाइड में हम देखेंगे, अगले जो 2-3 स्लाइड है उसके जरिए हम देखेंगे कैसे डेवलपमेंट गोल पर्सन टू पर्सन वेरी करता है,
उसका इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से कैसे उसका डेवलपमेंट गोल वैरी करता है, राइट। डेवलपमेंट गोल का यही मतलब है, एक एम है, एक लक्ष्य है जिसको एक आदमी को और एक इंडिविजुअल को अचीव करना है लाइफ में, टू बेटरमेंट इज लाइफ, राइट। उसका वो गोल अचीव करने से उसका लाइफ और बेहतरीन होगा, और उसका जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो भी बेहतरीन होगा, राइट। तो फर्स्ट जो कैटेगरीज है हमारे, वो है रिच फार्मर्स, राइट। जो रिच फार्मर्स है उनका जो डेवलपमेंटल गोल आज पर एनसीईआरटी है, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन इन फॉरेन कंट्रीज। और उसका जो बच्चे हैं वो पढ़ाई लिखाई जो फॉरेन कंट्री में करेंगे, राइट, यूरोपियन कंट्री, जो भी बाहर का कंट्री, जैसे उसका जो इकोनॉमिकल जो वेलबींग फ्यूचर जनरेशन वो अच्छा हो जाए। ये बेसिकली रिच फार्मर के बात कर रहे हैं, जिनका रिच फार्मर दैट इज फ्रॉम आंध्र प्रदेश, पंजाब, वो बहुत बड़े बड़े किसान होते हैं। लेकिन जो उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के फार्मर है वो काफी तरह स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर होते हैं, राइट। तो उनका जो ये बात कर रहे हो, मतलब यहाँ बात हो रही है जो रिच फार्मर फ्रॉम पंजाब और जो आंध्र प्रदेश है, साउथर्न स्टेट में जो रिच फार्मर होते हैं उनके बारे में, राइट। उनका जो पहला मोटिव रहता है, उनका बच्चे को अच्छा शिक्षा मिलना चाहिए, और उनके लिए और एक गोल रहता है चीफ वर्कर। चीफ वर्कर मिलने से वो अपना एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज बहुत इकोनॉमिक स्केल में कर सकते हैं और ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, राइट। और बेटर अर्निंग्स, वो जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर रहे हैं उनसे बेहतरीन अर्निंग कैसे कमाई जाए, वो भी उनका एक डेवलपमेंटल गोल रहता है, राइट। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट कैटेगरी जो पर्सन, वो जो रिच अर्बन गर्ल होता है, वो जो एजुकेटेड गर्ल होते हैं, उनका डेवलपमेंटल गोल क्या होता है, आप देखेंगे एक बाई एक स्लाइड से। वो जो डेवलपमेंटल गोल है वो कैसे पर्सन टू पर्सन उसका इकोनॉमिक और सोशल बैकग्राउंड के हिसाब से चेंज होता है, राइट। वो जो रिच अर्बन गर्ल है उनका जो डेवलपमेंटल गोल होता है, वो चाहते हैं वो इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सके, वो अपने लाइफ का हर डिसीजन खुद ले सके, राइट। और सेम डेवलपमेंटल गोल, गोइंग टू अब्रॉड फॉर स्टडी फॉर बेटर एजुकेशन, बेटर वर्किंग लाइफस्टाइल, राइट। तो नेक्स्ट कैटेगरी जो नेक्स्ट स्लाइड में, कैसे एक का डेवलपमेंटल गोल दूसरे के लिए हार्मफुल होता है, राइट। मतलब डेवलपमेंटल गोल सबके लिए सेम नहीं होता, राइट। एक कम्युनिटी का डेवलपमेंटल गोल दूसरे कम्युनिटी का मतलब दूसरे कम्युनिटी को हार्म पहुंचाता है, राइट। तो नेक्स्ट जो कैटेगरी है हम डिस्कस करेंगे बिजनेस में, और जो बड़े आदमी है वो लार्ज स्केल में उनका जो बिजनेस चलता रहता है, राइट। तो वो उनका क्या गोल रहता है, वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा डैम, जो वाटर स्टोरेज डैम एस्टेब्लिश हो, बिकॉज दे वांट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम देम, राइट। हेवी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम देयर industry, so that their industry can be run uninterruptedly, like right। तो वो चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा डैम एस्टेब्लिश हो, ज़्यादा से ज़्यादा उस डैम से इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन हो, और जो उनकी जो सोच रहे थे वो दूसरे कम्युनिटी को अफेक्ट करते हैं जो कोस्टल इलाके में रहते हैं, राइट। ज़्यादा से ज़्यादा डैम फ्लड आने के टाइम जो डैम से ज़्यादा पानी रिलीज कर दिया जाता है, उसके जरिए क्या होता है, वो जो कोस्टल विलेज होता है, डैम के जो डाउनस्ट्रीम में जो विलेज होता है वो डूब जाता है, राइट। तो हम फ्रॉम above example we have seen that a developmental goal of जो
rich industrialist is not comfortable with the developmental goal of the राइट जो डाउनस्ट्रीम में जो डैम का डाउनस्ट्रीम में जो पीपल रहते हैं, क्योंकि उनका घर घर जो फ्लड के टाइम डूब जाता है और उनको डिस्प्लेस होना पड़ता है, राइट। तो स्लाइड का यही हेडिंग है, कंप्लीटिंग गोल ऑफ सेम डेवलपमेंटल प्रोसेस। तो डेवलपमेंटल प्रोसेस तो अच्छा है, लेकिन एक के लिए वो डेवलपमेंट होता है और दूसरे के लिए वो हार्मफुल होता है, मतलब डेवलपमेंट नहीं होता है, राइट। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। उस स्लाइड का गोल ऑफ जनरल पीपल का बात कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड में है डेवलपमेंटल गोल ऑफ जनरल पीपल, मतलब आम आदमी, मतलब कुछ कम्युनिटी नहीं। पिछले साइड में जो हमने देखा था फार्मर इंडस्ट्रियलिस्ट कम्युनिटी है, उस तरह नहीं। जो नॉर्मल पीपल है उनका डेवलपमेंटल गोल क्या होता है, उनका डेवलपमेंटल गोल पता है, बेटर इनकम है, लाइफ में फ्रीडम होना चाहिए, राइट। जो खुद का डिसीजन खुद ले सके और रेस्पेक्ट इन सोसाइटी, मतलब उनके साथ नो डिस्क्रिमिनेशन विथ रेस्पेक्ट टू जेंडर, कास्ट, सेक्स, राइट। तो और सिक्योरिटी इन लाइफ, मतलब ऐसा ना हो उनके लाइफ को हर बार थ्रेट में रहे दूसरे आदमी के जरिए, राइट। तो देयर शुड बी सिक्योरिटी इन देयर लाइफ। सो दीज आर द बेसिक डेवलपमेंटल गोल्स ऑफ द कॉमन पीपल, राइट। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। इस स्लाइड में कुछ समझने के मतलब कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की बात नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड का जो हेडिंग है वो है नेशनल डेवलपमेंट, राइट। तो नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है, वो जो जातीय विकास होता है हिंदी में। तो नेशनल डेवलपमेंट का मतलब पहले हम डेफिनेशन जानेंगे। नेशनल डेवलपमेंट इज द कैपेसिटी ऑफ द कंट्री टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ इट्स रेसिडेंट। तो नेशनल डेवलपमेंट का मतलब यही है कि कंट्री इतना विकसित हो जाए तो जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, मतलब जो बेसिक नेसेसिटी है, मतलब जो फूड है, शेल्टर है, क्लॉथिंग है और जो जॉब अपॉर्चुनिटी, वो हर आदमी के पास होना चाहिए, राइट। जब उस तरह डेवलपमेंट होता है वो हम डेफिनेशन में बोलते हैं नेशनल डेवलपमेंट। फॉर एग्जांपल जो हमारा जो यूरोपियन कंट्रीज है, राइट, यूरोपियन कंट्रीज का जो पॉपुलेशन है उनका आप कंपेयर करेंगे 90% पॉपुलेशन के पास बेसिक नेसेसिटी ही प्रेजेंट होगा ही होगा। तो इसीलिए दैट्स व्हाई वी कॉल देम एज अ डेवलप्ड कंट्री। उनका नेशनल डेवलपमेंट बहुत हाई है। बट व्हेन यू कंपेयर विद द अफ्रीकन कंट्रीज, देयर जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज वेरी पुअर, लाइक दे कैन नॉट अफोर्ड देयर बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जो फूड है, शेल्टर है, क्लॉथिंग है और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी उनके पास नहीं है। तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज अंडर डेवलपिंग और डेवलपिंग कंट्री। तो नेशनल डेवलपमेंट मतलब क्लियर हो गया आई थिंक। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, राइट। नेक्स्ट स्लाइड जो होता है हमारा जो डिफरेंस होता है डेवलप्ड कंट्रीज वर्सेस डेवलपिंग कंट्रीज में, अभी जो बता रहा था, जो यूरोपियन यूएसए जो कंट्रीज है और वो है डेवलप्ड कंट्रीज, क्योंकि because the population of these countries can afford basic necessities of life is majority of population। जो बट वो जो डेवलपिंग कंट्रीज होता है उनका जो पॉपुलेशन होता है वो बेसिक नेसेसिटीज को अफोर्ड नहीं कर पाते, लाइक जो फूड है, शेल्टर, वो शायद 10-15% की पॉपुलेशन के पास प्रेजेंट होगा। बाकी मोस्ट आर पुअर एंड बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। और हम बेसिक डिफरेंस देखेंगे। वो जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनका जो पर कैपिटा इनकम हाई होता है। मैं बोला था पर कैपिटा इनकम क्या होता है, मतलब
it is the income earned by an individual of a country during a financial year, right? तो जो डेवलपिंग कंट्रीज होता है उनका पर कैपिटा इनकम बहुत लो होता है, राइट? तो हम थोड़ा, मैं इसके साथ एक वीडियो अटैच किया हूँ, आप कंपेयर कर लेना। जो लंदन का मैं अटैच किया हूँ, लंदन का जो डेवलपमेंट है और जो डेवलपिंग जो अफ्रीका का डेवलपमेंट है, वो आपको वीडियो माध्यम से यू कैन सी द डिफरेंस, राइट? तो देखते हैं आप, मतलब डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है, डेवलपमेंट किस तरह हुआ है, एक डेवलप्ड कंट्रीज का इंफ्रास्ट्रक्चर जो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होता है और डेवलपिंग कंट्रीज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होता है, राइट? तो मैं वीडियो इसके नेक्स्ट स्लाइड में अटैच किया हूँ, आप देखिए जरा। वो आया लंदन का, जो देखिए लंदन का कैसा डेवलपमेंट है, मतलब डेवलपमेंट अंदाज देखिए, यू कैन सी द वाइब ऑफ लंदन, राइट? तो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट का मायने क्या है लंदन के बारे में आप देख लीजिए। मतलब वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, बेटर प्लानिंग ऑफ सिटीज, और ये अफ्रीका कंट्रीज का डेवलपमेंट है जिसके रोड भी ठीक ठाक नहीं है, उनका बच्चे के पास मतलब एक फूड ने मतलब माल न्यूट्रिशन से दे आर माल न्यूट्रिशन में ग्रसित है, राइट? उनका देखिए एक रोड भी अच्छा रोड नहीं है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, राइट? तो चलिए शुरुआत करती है नए स्लाइड से, जो है स्लाइड नंबर 11 शायद। तो इस स्लाइड में जो बात है उसका जो हेडिंग है वो है वर्ल्ड बैंक्स क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रीज। मतलब वर्ल्ड बैंक जो हम कंट्रीज है उनका क्या क्राइटेरिया रहता है जो कंट्रीज को डिवाइड करने के लिए, राइट? किस क्राइटेरिया पर वो वर्ल्ड बैंक रिच नेशन और लो इनकम नेशन ऐसे कैटेगराइज करते हैं, राइट? जो वर्ल्ड बैंक का क्राइटेरिया है उनका, जो रिच नेशन को कैटेगराइज करने का, उनका क्या है, जो पर कैपिटा इनकम जो होता है कंट्री का, ईच पॉपुलेशन का, वो मोर देन 49,300 यूएस डॉलर पर होना चाहिए, पर ईयर होना चाहिए, राइट? जो लो इनकम नेशन है, their income capacity of population should be less than 2500 यूएस डॉलर पर ईयर होना चाहिए। तो इस जो यूएस डॉलर जो इनकम के कैपेसिटी के आधार से वो रिच नेशन और लो इनकम नेशन ऐसा कैटेगराइज करते हैं, जो वर्ल्ड में जो कंट्रीज है, राइट? रिच नेशन का जो एग्जांपल है जो यूएसए, फिनलैंड, जो यूरोपियन का ज्यादा कंट्रीज है, उनका पर कैपिटा इनकम शायद जो 49,300 यूएस डॉलर के ऊपर होगा। और लो इनकम नेशन का जो कैटेगरी आता है वो तो शायद अफ्रीकन कंट्रीज होगा, और जो साउथ एशिया का जो कंट्री, जो म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया और पाकिस्तान हो गया, राइट? वो सब लो इनकम नेशन के कैटेगरीज में आएगा, राइट? तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हेडिंग है इंडिया का क्या स्टेटस है, जो ईवेस्ट जो वर्ल्ड बैंक जो कैटेगराइज किया है क्लासिफिकेशन को, तो इंडिया का स्टेटस क्या है? इंडिया का स्टेटस है, इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम है, राइट, वो 6,700 यूएस डॉलर पर आनम है। जो इंडिया एक लो मिडिल इनकम कंट्री का कैटेगरी में फॉल करता है, राइट? तो इंडिया का मतलब इंडिया का जो डेवलप, मतलब इंडिया का जो इंडिया इन बिटवीन द रिच कंट्रीज एंड लो इनकम कंट्रीज, राइट? तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, जो criteria, what criteria should be taken for measuring the development of Indian state, जो हमारा स्टेट है 29, उसका जो डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए कौन कौन सा फैक्टर इम्पोर्टेंट होता है?
तो सबसे पहला फैक्टर जो होता है बेटर इनकम, राइट। मतलब आपका इनकम कितना है, वो एक प्राइमरी क्राइटेरिया है। जो पर कैपिटा इनकम आता है वो डेवलपमेंट ऑफ इंडियन स्टेट को मेजर करने के लिए, राइट। उसके बाद है लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट का मतलब होता है जो परसेंटेज ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 और एबव एज ग्रुप, राइट। उसको हम लिटरेसी रेट बोलते हैं। लिटरेसी रेट का मतलब है 7 साल के ऊपर, 7 साल के एज के ऊपर कौन कैसे कितने ऐसे परसेंटेज का बच्चे हैं जो लिटरेट है, राइट। ये रेशियो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और तीसरे जो है वो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का जो मतलब होता है नंबर ऑफ चिल्ड्रन डाइड बिफोर 1 ईयर एगो डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉर्न चिल्ड्रन ड्यूरिंग दैट ईयर। मतलब एक जो मतलब एक साल में जितने बच्चे बार्थ लेते हैं उनमें से कितने बच्चे एक साल से पहले पहले डेथ कर जाते हैं। तो इस रेशियो को हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं, राइट। और 4th नंबर पे है नेट अटेंडेंस रेशियो। मतलब नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 14 to 15 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन दैट एज ग्रुप। मतलब जो टोटल नंबर ऑफ बच्चे हैं जो एज ग्रुप में है 14 और 15 एज ग्रुप में है, टोटल नंबर ऑफ बच्चे हैं उनमें से कितने ऐसे बच्चे हैं वो अटेंड कर रहे हैं, राइट। तो जो बेटर इनकम का जो क्राइटेरिया है उनमें से शायद जो केरला है, जो साउथ इंडियन स्टेट है, मुझे लगता है उनका थोड़ा पर कैपिटा इनकम बहुत अच्छा है एज कंपेयर टू द जो नॉर्थर्न स्टेट है, यूपी है, बिहार है, राइट। जो लिटरेसी रेट में भी साउथ इंडियन स्टेट का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहता है, राइट। और तीसरे में जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में भी अगर हम चारों पैरामीटर को कंपेयर करेंगे ना, उसमें मुझे लगता है मेरे जो एक्सपीरियंस है, मैं जो न्यूज पढ़ता हूँ वो सब में साउथ इंडियन स्टेट बहुत बेटर करते हैं, राइट। तो मतलब साउथ इंडियन स्टेट में एक तो क्या लिटरेसी रेट बहुत अच्छे होते हैं, और दूसरा है उनका हेल्थ फैसिलिटीज भी बहुत अच्छे होता है। और पब्लिक जो है वो ज़्यादा जो बेसिक नेसेसिटी है हेल्थ एजुकेशन के बारे में बहुत ज़्यादा उनके मन में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है, राइट। तो तो इस चार जो पैरामीटर है उनको हम कंपेयर करते हैं, उसमें जो 4 पैरामीटर में साउथ इंडियन स्टेट बेटर परफॉर्म एज कंपेयर टू द नॉर्थ इंडियन स्टेट, राइट। तो और साउथ इंडियन स्टेट का बेटर इनकम का अपॉर्चुनिटी इतना अच्छा के लिए और एक मेजर फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है, बिकॉज वो जो हमारे जो साउथ इंडियन स्टेट से मोस्टली लोग दूसरे देश जाते हैं काम करने के लिए, राइट। और उसमें जो कमाई होती है वो अपने होम स्टेट को भेजते रहते हैं। तो इसीलिए साउथ इंडियन स्टेट का पॉपुलेशन में पर कैपिटा इनकम बहुत अच्छे होते हैं, राइट। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में है एक हेडिंग है मनी कैन नॉट बाय एवरीथिंग, राइट। मतलब ऐसा नहीं है, हम देख रहे थे इकोनॉमिकल डेवलपमेंट जिसमें इकोनॉमिक जो इनकम है पर कैपिटा इनकम बहुत मेजर फैक्टर प्ले करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मनी बाय द हेल्प ऑफ मनी यू कैन बाय एवरीथिंग, राइट। हम एग्जाम्पल वी कैन सी द एग्जाम्पल, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल है पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। मतलब विद द हेल्प ऑफ मनी यू कैन नॉट बाय द पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। मतलब आप दिल्ली का एग्जाम्पल देख लो, मतलब उस लोगों के पास बहुत पैसा है लेकिन उनका कंडीशन क्या है, मतलब ऐसा पॉल्यूशन का लेवल इतना बढ़ गया है, मतलब
एक अच्छे सांस लेने के लिए भी उनको स्ट्रगल करने पड़ रहा है, राइट। और मनी जो खरीद नहीं सकता है वो है प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्टियस डिजीज, राइट। इन्फेक्टियस डिजीज में एक अच्छा कैटेगरी जो आता है वो है कोविड-19 पैंडेमिक। मतलब लोगों को पीपल हैव मनी रिसोर्सेस एवरीथिंग बट दे कैन नॉट फाइट अगेंस्ट ए न्यू टाइप ऑफ वायरस, न्यूली इमर्ज्ड वायरस। सो इस केस स्टडी को मैं प्रूव करने के लिए एक बहुत अच्छा केस स्टडी का वीडियो अटैच किया हूँ, आप देख लीजिए नेक्स्ट स्लाइड में। बहुत अच्छा वीडियो है, राइट। तो शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो है वो है शायद दिल्ली का जो जमुना जो रिवर है उनका जो जमुना रिवर में जो बिहार के लोग हैं और दूसरे लोग बहुत छठ यात्रा, एक छठ फेस्टिवल उनको मना रहे हैं, लेकिन उनका जो पानी का मतलब देखिए पॉल्यूशन लेवल कितना है। मतलब इंडस्ट्रियल जो स्वेज है, मतलब वो जमुना रिवर को वाटर से मिलकर वो बहुत ज्यादा ऐसे पॉल्यूशन लेवल इतना हाई हो गया है कि उसमें फोम जनरेट होते हैं, मतलब टॉक्सिक फोम जनरेट होते हैं। मतलब when we bath in that river water, then we have certainly we have skin diseases, right। तो मतलब ये बहुत मतलब पॉल्यूशन लेवल जब एक अपर लेवल में पहुंच जाता है तो ऐसे फोम, टॉक्सिक फोम जनरेट होता है, राइट। तो देखिए लोग कैसे नहा रही है, लेकिन ये सब ऑन मतलब ये तो रिलीजियस फेस्टिवल मना रहे हैं, लेकिन दे शुड बी अवेयर ऑफ देयर कॉन्सिक्वेंसेस व्हेन दे बाथ इन दैट रिवर, राइट। तो ये तो उनको सोचना चाहिए, लेकिन बाद में जब नहा के चला जाएगा, लेकिन वो जो स्किन प्रॉब्लम होगा वो बहुत खतरनाक होगा, राइट। तो और एक जो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, मतलब दिल्ली का जो एयर पोल्यूशन है, मतलब कैसे जो विंटर सीजन में कैसे मतलब फॉग का मात्रा इतना ज्यादा होता है, वो सांस लेने में भी मुश्किल होता है। वो भी हम इस केस स्टडी के साथ अटैच किया है। ये अल जजीरा का एक वीडियो है, राइट। तो देख you can see the level of fog that surround around the Delhi, right। So we are going to the next slide, and that is the मतलब ये तो दिल्ली का नज़ारा है, कैसे how the pollution can impact the people of Delhi, right। वो वाटर पोल्यूशन हो या एयर पोल्यूशन हो, कैसे मतलब विंटर में दिल्ली मतलब पोल्यूशन के चपेट में आ जाता है, राइट। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। कोरोना वायरस जो पैंडेमिक है उनके बारे में देखते हैं, वो कैसे अफेक्ट किया था 2020 में। मतलब देयर इज मतलब huge hue and cry around the world due to this coronavirus pandemic. As we have said that people have resources and everything, but they don't know how to tackle fight against that disease, right। तो देखते हैं, मतलब कोरोना वायरस का विजुअल देख सकते हैं। हमारा जो our doctor they have managed this pandemic, salute to them, right। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, राइट। तो हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड है वो है, उसका हेडिंग है पब्लिक फैसिलिटीज। तो पब्लिक फैसिलिटीज को जाने से पहले उसका डेफिनेशन जानना बहुत जरूरी है। तो डेफिनेशन ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज इज फैसिलिटीज फॉर द कॉमन पब्लिक दैट इज बाय प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट ऑन द कलेक्टिव बेसिस। मतलब ऐसे जो फैसिलिटीज है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है वो अफोर्डेबल रेट में प्रोवाइड करते हैं और वो कॉमन यूज के लिए एप्लीकेबल है, राइट। और that public facilities is of nominal cost and that should be used by all the public, right।
तो ऐसे एग्जाम्पल, सो वी लेट्स टॉक अबाउट द एग्जाम्पल, राइट। फर्स्ट पब्लिक फैसिलिटीज है जो एजुकेशन, राइट। जो एजुकेशन, you have seen that government has established many government school in rural area. That is the example of public facilities where students they can read and study at a cost effective way, right, and avail the good education facilities. And second example of public facilities is drinking water, right. Drinking water, you have seen that government in many places of the country has established public tap, so that people in summer can avail the drinking facilities for their thirsty maintenance of their body, right. Also government's एक good example of public facilities है जो health care facilities है, right. हेल्थ केयर फैसिलिटी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जो रूरल एरिया में एस्टेब्लिश हुआ है, वो गुड एग्जांपल है कैसे गवर्नमेंट फैसिलिटीज से वो जो पुअर पीपल है वो बेनिफिट पाते हैं एक लार्ज स्केल से, राइट। और था फोर्थ एग्जांपल ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज है जो इलेक्ट्रिसिटी, लाइक government, you have seen that government at a subsidized rate and distribute electricity to the rural area. जो पिछड़े हुए इलाका है उनको कैसे गवर्नमेंट एक अफोर्डेबल रेट में सब्सिडी का जो माध्यम से कैसे वो सप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, राइट। वो भी एक एग्जांपल है पब्लिक फैसिलिटी का। तो we have seen that quite good example of public facility. So those guys who are listening to my YouTube, they can also suggest some public facilities which are used by the public in surrounding their environment, right. So you are going to the next slide. So next slide is about the human development report, right. ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इट इज बेसिकली एक रिपोर्ट होता है जिसको रिलीज किया जाता है यूएनडीपी, दैट इज यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। वो जो यूएनडीपी है वो यूनाइटेड नेशन का एक पार्ट होता है, राइट, एक ऑर्गन बॉडी की तरह होता है। वो जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट निकालता है वो मतलब वर्ल्ड को सभी कंट्रीज को कंपेयर करता है किस देश का कितना पैरामीटर अच्छा है ह्यूमन डेवलपमेंट का माध्यम से, राइट। मतलब उसमें जो क्राइटेरिया कुछ क्राइटेरिया जो इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया को सेट करके वो ह्यूमन डेवलपमेंट हर एक कंट्री को वो रिलीज करता है मतलब आई थिंक वो एनुअली रिलीज करते हैं, राइट। तो जो क्राइटेरिया लेवल ऑफ एजुकेशन मतलब एक कंट्री में एजुकेशन का लेवल मतलब क्या है, मतलब गुड है, स्टैंडर्ड है और एवरेज। और दूसरा जो क्राइटेरिया है वो है हेल्थ स्टेटस, मतलब जो हेल्थ फैसिलिटी दोज व्हिच आर एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट इज देयर ऑफ बैड क्वालिटी और एवरेज और गुड क्वालिटी, राइट, और वेरी गुड क्वालिटी, राइट। और तीसरा जो पैरामीटर है वो है पर कैपिटा इनकम, मतलब मैं वही पिछले साइड में बोला था, मतलब पर कैपिटा इनकम का मतलब है इट इज द एवरेज इनकम अर्न्ड बाय एन इंडिविजुअल ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर, राइट। तो इस मेजर क्राइटेरिया को लेकर यूएनडीपी वो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट रिलीज करता है और and it is the most authentic report that ever produced by an world-based organization, and this report is mostly followed by report जो findings होता है उसको मोस्टली कंट्रोल के द्वारा फॉलो किया जाता है, लेकिन क्योंकि वो एक ऑथेंटिक रिपोर्ट है, राइट, क्योंकि एक इंटरनेशनल जो रेप्यूटेड ऑर्गन है वो रिलीज करता है, राइट, इस रिपोर्ट को। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में। तो नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट स्टेटस क्या है।
मतलब जो रिपोर्ट में इंडिया का एसडीआई स्कोर क्या है, राइट? इंडिया अटेंड आई थिंक 2022 में 0.644 नंबर अचीव किया था, एंड इसका जो रैंक था 193 कंट्रीज के भीतर 134 है, जो उसका लेटेस्ट जो रिपोर्ट है, राइट, वो हम स्लाइड में देख रहे हैं। मतलब इंडिया का एसटीआई स्कोर बहुत ही ज़्यादा मतलब खराब है, राइट, व्हेन यू सी दैट। तो इंडिया को इस तरह से जो क्राइटेरिया सेट किया है, मतलब उसके बारे में इंडिया शुड ट्राई टू डेवलप दोज क्राइटेरिया, राइट। तो इंडिया का मतलब मैं तो बोलूँगा अभी ग्राउंड रियलिटी में है, क्योंकि पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी अभी बहुत मतलब थोड़ा तो सुधरा है, मतलब अभी भी मतलब ज़्यादा आप रूरल एरिया में जाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज नहीं होगा, राइट। और इंडिया का जो एजुकेशनल सिस्टम है, मतलब वो आप you have seen in TV that when a fifth class student is not doing the third class mathematics, so right, तो we see that मतलब हम देख सकते हैं कि मतलब इंडिया का थोड़ा जो पब्लिक जो एजुकेशन है, हेल्थ जो गवर्नमेंट ने जो हॉस्पिटल खोल रखा है, मतलब उसका स्टैंडर्ड थोड़ा एवरेज है। तो इंडिया शुड ट्राई अपन टू इम्प्रूव अपन दिस स्टैंडर्ड, राइट। तो नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में है इंडिया जो इंडिया का क्या रैंक है, मतलब उस 3 पैरामीटर में क्या रैंक है जो यूएनडीपी रिलीज करता है, उसमें क्या रैंक है इंडिया का, जो मतलब इंडिया का हर एक क्राइटेरिया में कितना रैंक होता है। मतलब फर्स्ट क्राइटेरिया है जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, राइट। इंडिया का मतलब वो यूएनडीपी का क्राइटेरिया नहीं है, वो एक जनरल क्राइटेरिया है, वो जो डेवलपमेंट को मेजर करता है, राइट। जो इंडिया सा जो नॉर्मल ह्यूमन डेवलपमेंट मतलब जिस क्राइटेरिया में मेजर करना चाहिए, उसमें इंडिया का जो फॉर एग्जांपल उसका जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ है, जो फर्स्ट क्राइटेरिया, मतलब बर्थ के टाइम लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना तक रहता है, राइट। जब एक बच्चा जन्म लेता है, राइट, मतलब वो शायद लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ मतलब एक जो आदमी का एक इंडिविजुअल का एवरेज लाइफ स्पैन कितना है, सॉरी मैं बोल रहा था उस इंडिविजुअल का लाइफ स्पैन कितना है, मतलब वो अगर हम लेटेस्ट रिपोर्ट देखें वो 67 ईयर से घटकर 62.7 ईयर आ चुका है। मतलब इंडिया का जो लाइफ स्पैन है वो एवरेज कम कम हो रही है, राइट। क्योंकि आप देख सकते हो कैसे लाइफस्टाइल डिजीज बढ़ रहे हैं, मतलब यंग मतलब मोस्ट ऑफ द यंग एक्टर्स हैव बीन अटैक्ड विद द हार्ट अटैक, राइट, यू हैव सीन दैट। मतलब इंडिया का जो लाइफस्टाइल बेस्ड डिजीज में ज्यादा ग्रोथ दिखने मिल रहे हैं, राइट। तो ये बहुत हार्मफुल है लाइफ, मतलब यू हैव सीन दैट योर एंसेस्टर जो है वो कितने साल जी रहे थे, बट अभी जो उनका जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम हो गई है, राइट। बहुत तो कम नहीं है, मतलब पिछले से कंपेयर करके वो कम हो चुका है, राइट। तो दूसरे क्राइटेरिया जो है पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम में लेटेस्ट फिगर शो कर रहा है 6.3% इंक्रीज, मतलब ये तो शो क्या है, हमारा जो पर कैपिटा इनकम ईयर बाई ईयर ग्रोथ हो रहा है। मतलब इसका जो रीजन मैं देना चाहूँगा, मेजर रीजन फॉर द इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम आर मतलब जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे देश में आया है वो काफ़ी लगातार बढ़ा है कुछ साल में, वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट किया है, और लोगों के पास अल्टरनेट जो मीडियम है, मतलब कमाने के जो मीडियम है वो बहुत ज़्यादा डेवलप किया है। मतलब वो वर्क फ्रॉम होम वाला जो है, मतलब जो जॉब है, यूट्यूब एक मेजर अर्निंग
प्रोपोर्शन है, राइट, वो भी ज़्यादा। जो गवर्नमेंट पॉलिसी भी, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी, इंडस्ट्रियल जो फ्रेंडली पॉलिसी रहा है उस साल में, तो इस फैक्टर से पर कैपिटा इनकम में ज़्यादातर बढ़ोतरी आई है, राइट। तो थर्ड जो क्राइटेरिया है वो है एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग। एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग ऑफ एवरेज इंडिविजुअल का इंडिया में है 12.6 ईयर, राइट। वो अभी भी एवरेज है, क्योंकि अभी भी रूरल एरिया में यू सी दैट मेनी गर्ल्स जो स्टूडेंट होता है, दे हैव नॉट गिवन द इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू, दे हैव नॉट गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू परस्यू देयर एजुकेशन, राइट। तो इस सब फैक्टर से इंडिया का जो यूएन रिलीज जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है उसमें थोड़ा रैंक एवरेज की तरफ आई है, राइट। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड को, राइट। नेक्स्ट स्लाइड क्या हुआ, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड वो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या होता है, मतलब ऐसे जो हमारी जो इंडस्ट्रियल वो जो डेवलपमेंटल एक्टिविटी है वो एनवायरनमेंट को हैम्पर करना नहीं चाहिए। मतलब हमारा जो डेवलपमेंट है वो फ्यूचर जनरेशन को नीड को हैम्पर नहीं करना चाहिए, मतलब इको फ्रेंडली डेवलपमेंट, राइट। you can take an example that for example, मतलब जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होता है उससे सॉइल का हेल्थ हेल्थ में भी मतलब अच्छा रहता है, और उसमें जो सॉइल में जो इको फ्रेंडली जो ऑर्गेनिज्म होता है उनका भी अच्छा मतलब इकोसिस्टम ठीक ठाक रहता है, राइट। तो all these development activities which do not compromise the need of the future generation, that is called as sustainable development. So UN has classified fixed some development under broad categories and group them as sustainable development goal. Actually UN has identified 17 sustainable development goals that is need of our generation, and that should be achieved by 2030, right. That deadline has to be fixed by the United Nations, right. तो यूएन के जो 17 डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसके बारे में वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जो गोल नंबर 1 है नो पॉवर्टी, गोल नंबर 2 है जीरो हंगर, गोल नंबर 3 इज ऑल अबाउट गुड हेल्थ एंड वेलबींग, गोल नंबर 4 is about quality education, goal number 5 is gender equality, goal number 6 is clean water and sanitation, goal number 7 is affordable and clean energy, goal number 8 is decent work and economic growth, goal number 9 is industry innovation and infrastructure, goal number 10 is reduced inequality, goal number 11 is sustainable city and communities, goal number 12 is responsible consumption and production, goal number 13 is climate action, goal number 14 is life below water, goal number 15 is life on land, goal number 6 is peace, justice and strong institution, goal number 17 is partnership for the goals, right. So these are the 17 goals which are categorized by the United Nations, and these are the basic goals that has to be achieved by all country of the world, regardless of the caste, community, caste, gender, right. All have to achieve within a deadline of 2030, right. So तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, राइट। तो चलिए शुरुआत करते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। द नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट द अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट। तो अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट जो उसका जो डेफिनेशन है, एनी टाइप ऑफ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज विच हैम्पर्स द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इज कॉल्ड अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट। स्लाइड में थोड़ा गलती हो गई है, वो अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा।
ये जो डेवलपमेंट मतलब ये क्या है, वो जो हमने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट डिस्कस किया था उसका अपोजिट है। मतलब ऐसा एक डेवलपमेंट पैटर्न जो हमारा फ्यूचर जनरेशन का नीड, एस्पिरेशन और उनको डिमांड को अफेक्ट करता है। और फिर ऐसा डेवलपमेंटल एक्टिविटीज जो हमारा जो इकोलॉजी एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है वो है अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट। जैसे a few example is presented in the slide, such as excessive extraction of the groundwater is called unsustainable development, right। मतलब ग्राउंड वाटर जब एक्सेस एक्सट्रैक्शन होता है तो क्या होता है कि जो लोअर जो ग्राउंड वाटर का एक सीपेज का स्टोरेज का लेवल होता है वो धीरे धीरे नीचे चले जाता है। तो जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए एक ड्रिंकिंग वाटर का एक क्राइसिस बन जाता है, राइट। तो वो है एक्सेसिव एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर विच इज ए मेजर प्रॉब्लम, मेजर फ्यूचर प्रॉब्लम arises due to India. Already this problem has already started in the big city like बेंगलुरु, मुंबई। आप तो उड़ीसा में तो नहीं है, लेकिन बेंगलुरु और दिल्ली में वाटर का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, राइट। उसका जो उसमें जो अर्बनाइजेशन जो बहुत लार्ज स्केल में उस सिटी में हुआ है, उसी वजह उसका जो ग्राउंड वाटर बहुत नीचे चला गया है, राइट। तो ड्रिंकिंग वाटर का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है ऐसे लार्ज सिटी में, राइट। और जो दूसरा जो अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट का एग्जांपल है ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्स फॉर डेवलपमेंट। मतलब यहाँ जो रिसर्च की बात करा जा रहा है वो रिसर्च लाइक क्रूडल हो गया, मिनरल हो गया, माइंस हो गया, जो क्रिटिकल मिनरल्स हो गया। मतलब अब जो ईवी व्हीकल आ गया उसमें बहुत सारा पॉलीमेटेलिक नोडुल्स लगता है, राइट। वो भी ग्राउंड से एक्सट्रैक्शन किया जाता है। मतलब एक तो एक्सट्रैक्शन किया जाता है आर्थ का जो सॉइल है उसको यहाँ पर होता है। उसके बाद जो आर्थ के नीचे जो मतलब इस एक्सट्रैक्शन से आर्थ का जो अंडर वाटर है उस वाटर भी पॉल्यूशन हो जाता है, राइट। तो मतलब ऐसे when we do this मतलब activities unresponsible, then this situation will arise and it will be a very bad situation for us in the future, right। so we should be, our development activities should be in a sustainable way or not in a unsustainable way, right। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड जो है ग्राउंड वाटर यूज इन इंडिया, राइट। मतलब ग्राउंड वाटर यूज में इंडिया का स्टेटस क्या है, वो एक मिसलेनियस टॉपिक है शायद एनसीईआरटी में। तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। इंडिया का जो वाटर ग्राउंड यूज स्टेटस है, मतलब इंडिया में कितना स्केल पे है, राइट। According to the information from the NCERT, about 300 districts have reported a water level decline over 4 meter during the past 20 years। मतलब इंडिया में ऐसे 300 डिस्ट्रिक्ट है जिसमें रिपोर्ट हुआ है कि जो वाटर का लेवल ऑलमोस्ट 4 मीटर नीचे चला गया है ड्यूरिंग द पास्ट 20 इयर्स, राइट। विच इज ए क्रिटिकल सिचुएशन। मतलब वो फ्यूचर में जाके एक बहुत बड़ा जो ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस का सिचुएशन खड़ा करेगा, राइट। और जो दूसरा पॉइंट है, नियरली 1/3 ऑफ द कंट्री जो ओवर रीचिंग देयर ग्राउंड वाटर रिसोर्स, राइट। मतलब जो 1/3 मतलब जो एरिया का कंट्री है उनका जो पॉपुलेशन है वो ओवर यूजिंग देयर ग्राउंड वाटर रिसोर्स। मतलब पीपल थिंकिंग दैट ग्राउंड वाटर इज ऑलमोस्ट फ्री, तो so they uses you see that people how use this water randomly, right। मतलब आप देखोगे एक एक गाड़ी के कार वॉश और बाइक वॉश करने में कितना सारा वाटर वेस्ट कर देते हैं, राइट। मतलब यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस हु वॉच दिस वीडियो, राइट। तो ग्राउंड थर्ड पॉइंट है ग्राउंड वाटर ओवर यूज इज पर्टिकुलरली फाउंड इन the agriculturally prosperous regions of the Punjab, UP
Central and South India, and some coastal areas, and the rapidly growing urban settlement, right? मतलब जो ग्राउंड वाटर का ओवर यूज वो मेनली किस एरिया, नॉर्थन इंडिया लाइक पंजाब है, यूपी है, सेंट्रल इंडिया है, और कोस्टल एरियाज और अर्बन जो एरियाज में उसमें ज्यादा दिखा जाता है, राइट? तो ग्राउंड वाटर का ये ब्रीफ स्ट्रक्चर जो एनसीईआरटी में प्रोवाइड हुआ था, मैं उसको पावर पॉइंट पे लेके आपको मतलब बुझा लिया आपको और समझा दिया, राइट? तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट द बॉडी मास इंडेक्स, राइट? मतलब बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है, राइट? मतलब बॉडी पहले ये एक एनसीईआरटी में एक छोटा सा टॉपिक है, मैं इसको जो मिसलेनियस टॉपिक इसमें इंक्लूड करना चाहूँगा। मतलब बॉडी मास इंडेक्स जो होता है उसका जो मतलब जो फॉर्मूला आता है, वेट ऑफ एन इंडिविजुअल डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ द बॉडी हाइट। मतलब एक आदमी का वेट कितना है डिवाइडेड बाय उसका जो बॉडी हाइट, उसका बॉडी हाइट का स्क्वायर है। मतलब वो जो नंबर निकलेगा उसको बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं। मतलब उसका जो बॉडी मास इंडेक्स का पर्पस क्या होता है, मतलब उस एक नंबर से हम आदमी का साइज, मतलब वो अंडरवेट है, ओवरवेट है, या ओबेस है, या नॉर्मल है, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब उस तरह से हम डाइट लेंगे तो हमारा बॉडी जो मास इंडेक्स है वो भी ठीक हो सकता है और शेप भी हो सकता है, मतलब राइट शेप में भी बॉडी हो सकती है, राइट? तो उसका जो नंबर है बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब जो बॉडी मास इंडेक्स का जो नंबर है, मतलब एक स्टैंडर्ड रेंज दिया गया है, मे बी जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में मैं उसको शो किया हूँ। मतलब आपका जो बॉडी मास इंडेक्स यदि 18.5 से बिलो होता है वो होता है अंडरवेट, और 18.5 से 24.9 के बीच में आता है वो होता है, उसका शेप है नॉर्मल। और बॉडी मास इंडेक्स आपका अगर 25 से 29 आता है 25 से 29 आता है वो होता है ओवरवेट, उसका शेप ओवरवेट होता है। और 30 और अबव से वो ओबेस होता है। मतलब आप देख रहे होंगे एक सुमो आदमी, मतलब जो जापानीज में फाइट करता है, उसको हम ओबेस बोल सकते हैं, राइट? तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन था जो एनसीईआरटी के टॉपिक में। एक्चुअली ये हमारा जो शायद 20 और 22 स्लाइड है, मतलब इससे खत्म हो गया, राइट? और दूसरा है थैंक यू स्लाइड। मतलब इतना ही स्लाइड था, मैं बताना चाहता हूँ। मतलब ये जो टॉपिक आपको सुन के मुझे लगता है आपका जो बेसिक चैप्टर है, जो डेवलपमेंट का चैप्टर, आपका एक होलसम आइडिया जनरेट होगा। मैं मतलब बहुत अच्छे से ट्राई किया हूँ कैसे आपको लेसन के साथ मतलब राइट केस स्टडी मिले। मैं केस स्टडी जो वीडियो अटैच किया था, मतलब उस तरह से मैं एक्सपेक्ट किया, मैं आई एक्सपेक्ट दैट you have read a great lot, you have learned something valuable, right? तो ये मेरा पहला वीडियो है। आप कमेंट में जरूर बताइए मतलब कैसा लगा, और आपका फीडबैक है, मतलब कहाँ मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, राइट? और मेरा एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। मेरा एक स्टडी मनिया वेबसाइट है, मतलब studymania.co.in, और उसमें मैं सीपीएससी का, ये तो मैं पावर पॉइंट में यूट्यूब में मतलब समझा दिया हूँ, राइट? वो स्टडी मनिया वेबसाइट में आपका जो डॉक्यूमेंट है वो आएगा। मतलब आपका इकोनॉमिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर मतलब पूरा नोट्स के जरिए आएगा। मतलब आप उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। मतलब वो बहुत अच्छा से मेरे द्वारा डिजाइन किया गया है, राइट? मतलब
वो आपका होलसम कंटेंट है, मतलब एनसीईआरटी को आपका, इफ you are reading NCERT and then you find that it is a complex reading process, then you can choose my document like वो जो स्टडी मनिया का है, राइट। मैं वेबसाइट में डाल दूंगा, शायद 4-5 दिन लगेगा मेरा। अभी वेबसाइट का डेवलपमेंट काम चल रहा है, राइट। मतलब आप उसको लेकर एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। मतलब उसमें क्या कंटेंट है, मतलब वो चैप्टर का जो सिंपल रीडिंग स्ट्रेटेजी होता है, मतलब नोट वाइज वो है। और उसका जो एक्टिविटीज में इंसेट का जो एक्टिविटी और एक्सरसाइज का क्वेश्चन है उसमें भी है, राइट। वो सो इट इज ए वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग टू गिव एनसीईआरटी, मतलब board exam, right, in CGS. So thank you all of you. So wish you the best of luck in your life, right. A wonderful session, I think, and please give your valuable feedback, right.